हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशंस। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स क्या होती हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जिससे हम कंपाउंड्स का डिटेक्शन करते हैं। कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल या आयन या फिर किसी एटम का डिटेक्शन हम ईजिली कर सकते हैं। मतलब अननोन, कोई भी अननोन हम कंपाउंड लेके हम उसका डिटेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से कर सकते हैं। ये बहुत टाइप की होती है, इसलिए हमारा नाम क्या, टेक्निक्स, यानी कि बहुत टाइप की टेक्निक्स हैं। ये कोई एक टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मैटर पे डालते हैं और उससे जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी है, इस एनर्जी को जब हम मैटर पे डालेंगे तो मैटर कुछ एक्साइट कर जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। उसकी केस की स्टडी करके हम क्या पता लगा सकते हैं, उस कंपाउंड को या मॉलिक्यूल के बारे में हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। इसका क्या एडवांटेज है? ये नॉर्मल जो हमारी बेसिक टेक्निक्स हैं, जैसे हम लैब में काम करते हैं और कंपाउंड लेते हैं, कोई अननोन कंपाउंड लेके केमिकल के साथ रिएक्शन करवा के फिर हम उस कंपाउंड का पता लगाते हैं, ये उस नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे है उससे अलग हटके इसमें क्या लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि हमें केवल मैटर लेना है, यानी कि कंपाउंड लेना है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालनी है और उसके रिजल्ट को एनालिसिस कर लेना है। तो बहुत कम टाइम लगता है। और क्या है, इसमें बहुत कम अमाउंट यूज़ होता है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल वे है, लैब में जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारा अमाउंट हमारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसमें केमिकल डालते हैं, टेस्ट नहीं आता, रिजल्ट ज़ीरो फेल हो जाता है, तो हम फिर दोबारा से केमिकल लेते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं, तो बहुत बार ये प्रोसीजर करना पड़ता है, तब हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट, सैम्पल का बहुत छोटा अमाउंट ही हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम उसका पता लगा सकते हैं। और एक और फ़ायदा है, उस अमाउंट को मोस्टली हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में ये अमाउंट रीयूज़ भी हो जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल रेडिएशन ही पढ़ने में इस्तेमाल होता है, तो हमें ये एज इट इज़ वापस मिल जाता है और उस कंपाउंड को हम वापस से रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब क्या आता है, टर्म आया हमारा, बार बार यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम साधारण भाषा में समझें तो हम उससे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे लाइट है, रेडिएंट हीट है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सारी हमने फ्रीक्वेंसी पहले भी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो ये फ्रीक्वेंसीज ही, ये डिफरेंट टाइप की वेव्स या फ्रीक्वेंसी या रे, कुछ भी कहें, ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं। ये अलग अलग टाइप की एनर्जी की होती हैं, इसीलिए उनके अलग अलग नाम हैं। अब हम इसे कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, अलग अलग एनर्जी की होती हैं, एनर्जी है यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है यानी वेवलेंथ है, तो कोरिलेटेड है। तो हम इन्हीं के थ्रू, यानी कि जैसे कि वेवलेंथ है नंबर फर्स्ट, हम इन्हें कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, सी अपॉन न्यू। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमें पहले से मालूम है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और न्यू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉन्ग में, हम किसी में भी ले सकते हैं, कोई भी हमारी सिंपल लेंथ की यूनिट जो होती है वही हमारी वेवलेंथ की यूनिट होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड में ली है, अकॉर्डिंगली हमारी। तो फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होगी, अगर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है और यहाँ ऊपर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, केवल सेंटीमीटर आ रहा है, दैट मीन्स इसकी यूनिट हुई सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ अगर नैनोमीटर में होगा तो यहाँ पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स होती है, पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। ऑलराइट, इसी तरीके से और भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि वेव नंबर, इसे हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्टली
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी कि 1/λ। ये क्या हुआ, वेव नंबर। इसकी यूनिट हमने अभी देखी, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अगर ये सेंटीमीटर हमें है तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू, ये फॉर्मूला हमारा जो पीछे था उसी से ही बना हुआ है। क्या है, लैम्डा। अभी ये फॉर्मूला हमने देखा था, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो ये न्यू ऊपर चला गया, लैम्डा नीचे आ गया, तो ये क्या बन गया, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट, तो हमारी यूनिट हमने पहले ही देख ली है। नेक्स्ट है एनर्जी, सी वो E इज इक्वल टू एच न्यू। हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या न्यू किस में है, पर सेकेंड में। अभी हमने पहले भी देखा। इसे और भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू का हम फॉर्मूला ये यहाँ से रखते हैं, तो ये क्या होगा, HC अपॉन लैम्डा। ओके, तो एनर्जी क्या हो गई, HC अपॉन लैम्डा, यानी कि लैम्डा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनके टर्म्स अभी देखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे टर्म बार बार इस्तेमाल होंगे। बेसिक जो पार्ट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं उनमें ये टर्म्स इस्तेमाल होंगे, इसीलिए ये इंट्रोडक्टरी हमारा वीडियो है। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम केवल टर्म्स को ही देख रहे हैं। आगे है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पीछे देखी थी, रेडिएशन जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल, गामा भी उसी में ही आएगा, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सारी क्या है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब हम स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं उसके थ्रू। तो इन डिफरेंट टाइप की रेडिएशन, जो हमारी अलग अलग रेडिएशन होती हैं, उन्हीं को ही क्लासीफाई करना, अलग अलग रेंज, क्योंकि ये जितनी भी रेडिएशन है उन सब की एनर्जी अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगी। तो वेवलेंथ के हिसाब से या एनर्जी के हिसाब से, या हमने जितने अभी यहाँ पैरामीटर देखे हैं, वेव नंबर देखा है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी देखिए, इन पैरामीटर्स के हिसाब से हम इन्हें क्लासीफाई कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं और इनके नाम रख देते हैं। वो उससे डिफरेंट हमारी जो वेवलेंथ की, यानी कि किसी पर्टिकुलर रेंज की वेवलेंथ हमने ली और उसकी जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जैसे कि हम ऐसे इन वर्ड्स को भी पढ़ लें, इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड द वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी और द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू वेरियस रीजन। रीजन मतलब अलग अलग हम उसे क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, किसके आधार पर, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी या एनर्जी के आधार पर। सच अ डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे अभी हम इसे फिगर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिगर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही फिगर है। हमने इसे किसके अकॉर्डिंग लिखा है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिखा है। इन मीटर में ये चल रहा है। मीटर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन कौन सी है, रेडियो वेव, फिर उससे कम माइक्रोवेव, फिर फार इंफ्रारेड, फिर नियर इंफ्रारेड। मतलब IR हम इतने से इतने को हम सीधे कह सकते हैं IR रेंज है, लेकिन ये फार इंफ्रारेड, ये नियर इंफ्रारेड, ये वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। ये विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, गामा रे। आगे भी होता है एक्सरे, एक्स से बड़ा होता है गामा, गामा से बड़ा होता है कॉस्मिक, लेकिन इतने की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने मोटा मोटा लिख लिया। आगे क्या है, एक्सरे, गामा रे, और आगे बढ़ेंगे तो कॉस्मिक भी आती है। तो हमारा बेसिक जो हमारा अभी काम है वो इतने से काम चल जाएगा। मतलब माइक्रोवेव से अल्ट्रावायलेट तक की ही रेंज हमारे सिलेबस में है, तो हमें इतना ही पढ़ना है। अब ये वेवलेंथ के टर्म में लिखा है, हायर वेवलेंथ इधर है, लोअर वेवलेंथ इधर है। वेवलेंथ जो है अभी हमने देखा था, वेवलेंथ हमारी एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हायर वेवलेंथ है दैट मीन्स ये लोअर एनर्जी है। यहाँ पर हायर वेवलेंथ है, यानी कि रेडियो वेव सबसे कम एनर्जी की वेव होती है।
एनर्जी इसकी कम है, इस साइड एनर्जी बढ़ रही है, हायर टू लोअर वेवलेंथ जा रही है, यानी कि लोअर एनर्जी टू हायर वेवलेंथ हायर एनर्जी जा रही है। हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो वेव की, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, नियर फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी। यूवी की रेडियो वेव से बहुत ज़्यादा है, फिर एक्सरे की और ज़्यादा एनर्जी होती है, गामा रे की और एनर्जी होती है, कॉस्मिक की और एनर्जी होती है, मतलब ये एनर्जी बढ़ रही है। यही जो स्पेक्ट्रम यानी कि हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है, जितनी रेंज को यहाँ से 10⁻³ से 10⁻1 तक जा रही है, ये क्या है, रेडियो वेव है। 10⁻1 से 10⁻³ तक जा रही है, ये माइक्रोवेव। ये सारा यूनिट मीटर में है, लिखा हुआ है मीटर में है। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसके आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ एनर्जी पे। टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, हम मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है, उसी के थ्रू ही हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। जितनी एनर्जी होगी, जितने टाइप की एनर्जी होगी, उसी अकॉर्डिंग हमें जिसका भी स्पेक्ट्रम पढ़ना है या जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करनी है, मान लो रेडियो वेव यूज़ करनी है, मतलब बहुत कम एनर्जी है, तो बहुत कम एनर्जी वाली ही चीज़ इससे इंटरेक्ट कर पाएगी। ऐसे ही उससे ज़्यादा एनर्जी हमने क्लासीफाई इसीलिए किया है क्योंकि हम सारी रेंज एक साथ नहीं डाल सकते, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की ही रेंज को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ यूज़ करते हैं उसी के नाम पे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जाती है। जैसे टाइप ऑफ एनर्जी में हम देख रहे हैं क्या क्या होता है। टोटल एनर्जी होती है वो हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सबका सम अप होती है। यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल, ई टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ई रोटेशनल, ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ई वाइब्रेशनल, वी से ई वी, और ई मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इन सब का सम कर दें, इन सबको जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाती है, टोटल एनर्जी। ये किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम में ये टोटल एनर्जी होती है। अब एनर्जी का अगर ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, डबल ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि वाइब्रेशनल से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही वाइब्रेशनल रोटेशनल से बहुत ज़्यादा होती है और रोटेशनल ट्रांसलेशनल से ज़्यादा होती है। ये एनर्जी का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, सबसे कम ट्रांसलेशनल। अब ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल होती क्या है, एक्चुअल में जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की एनर्जी है, बहुत छोटी एनर्जी है, स्टोर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में ही स्टोर्ड रहती है। इट इज़ अनक्वांटाइज्ड एंड हैंस इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक अनक्वांटाइज्ड है, इसीलिए हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ नहीं करते। ये होती तो है मॉलिक्यूल में, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम ट्रांसलेशनल एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये अनक्वांटाइज्ड है। अब टर्म आया है अनक्वांटाइज्ड। अनक्वांटाइज्ड हो या क्वांटाइज्ड हो, ये टर्म होता क्या है। क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, जैसे कि लाइक हमारे स्टेयर्स, सीढ़ी हम चढ़ते हैं, 1 स्टेयर, 2 स्टेयर, मतलब एक स्टेयर होता है, उसके ऊपर होता है, फिर उसके ऊपर होता है। तो जैसे कि हम इसे थोड़ा सा बना के डिस्क्राइब कर दें, स्टेयर्स हैं, इस तरीके से स्टेयर्स हैं, 1 स्टेयर, 2 स्टेयर, 3 स्टेयर। ये अगर हमें यहाँ से यहाँ चढ़ना है तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए। हम बीच में स्टेयर पे यानी कि एक सीढ़ी पे हम बीच में पैर नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ कोई जगह ही नहीं है। ऐसे ही हम इतनी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दे दें, थोड़ी ज़्यादा, तो हम यहाँ कहीं बीच में पैर नहीं रख सकते। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी चाहिए। फिर हम ज़्यादा एनर्जी देना तो इसके डबल एनर्जी दें कि यहाँ से ये डायरेक्टली यहाँ आ जाए, लेकिन हम बीच की एनर्जी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ लेवल्स हैं। जैसे हमारी सीढ़ी में लेवल होते हैं, यहाँ सीढ़ी में हमारे लेवल हैं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो इस लेवल को क्रॉस करने के लिए हमें इतनी ही एनर्जी देनी है। ज़्यादा एनर्जी भी यूजलेस है, कम एनर्जी भी यूजलेस है, हमें एग्जैक्टली इतनी एनर्जी देनी है। ये क्या हुआ, क्वांटाइज्ड हुआ, क्योंकि हमें इतनी ही एनर्जी से के थ्रू आगे बढ़ना है। लेकिन अनक्वांटाइज्ड, ये तो टर्म बताया क्वांटाइज्ड। अनक्वांटाइज्ड जैसे कि हमारा स्लोप होता है, हमें स्लोप पे चढ़ना है या उतरना है,
हम क्या कर सकते हैं, हम कितना भी बड़ा स्टेप रख सकते हैं। यहाँ से हम एक स्टेप बहुत लंबा सा यहाँ रख सकते हैं, या छोटे छोटे स्टेप्स यहाँ बीच बीच में बेबी स्टेप रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े स्टेप रख के भी सीधे बढ़ सकते हैं, कितना भी, कोई इतना बड़ा स्टेप रखेगा यहाँ यहाँ ऐसे क्रॉस करेगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम कितनी एनर्जी दें, कितनी भी एनर्जी हम दे सकते हैं। मिनिमम स्टेप में भी 3 स्टेप में 2 स्टेप में भी ऊपर जा सकते हैं, और मैक्सिमम स्टेप हम छोटे छोटे रखें, हम 1000 स्टेप में भी इसे ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अगर हमें 4 स्टेयर्स चढ़ने हैं तो यहाँ से यहाँ चढ़ना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 3 स्टेप ही चाहिए एग्जैक्टली, और सेम एनर्जी के चाहिए एग्जैक्टली। यानी कि हमें ये हम बाउंड हो गए, ये हमारा क्वांटाइज्ड है, हम बाउंड है, हम 3 स्टेप से ज़्यादा में, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में ही हम यहाँ चढ़ पाएंगे। ये क्या हुआ, क्वांटाइज्ड। ये क्या है, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, 2 स्टेप 3 स्टेप 1000 स्टेप, हम कितने भी स्टेप में यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये हुआ अनक्वांटाइज्ड, या फिर कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, इसे हम कॉन्टिन्यूअस एनर्जी कहते हैं। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। तो अनक्वांटाइज्ड यानी कि कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, यहाँ कोई क्वांटाइज नहीं है, हम कितना भी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे डील नहीं करती, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट नहीं है ट्रांसलेशनल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं रोटेशनल एनर्जी पे। रोटेशनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद अ रोटेशनल मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो रोटेशन मोशन है उस एनर्जी से ही हमारी कौन सी आती है, रोटेशनल एनर्जी आती है। दिस इज क्वांटाइज्ड। ये एनर्जी कौन सी होती है, क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ लेवल्स होते हैं उसी के थ्रू। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे कि ये क्या लेवल्स हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल एनर्जी। ये होती है वाइब्रेशन, जैसे पता है हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है, या फिर क्विक के टाइम पे पूरे घर वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना कैसा अर्थक्वेक है। तो वाइब्रेशन हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, रोटेशन भी फैमिलियर है। रोटेशन मतलब पूरा घूमना, पूरा रोटेट करना, ठीक है। तो रोटेशन से एनर्जी आती है, यहाँ मॉलिक्यूल के रोटेट करने से एनर्जी आती है, यहाँ वाइब्रेट करने से आती है। वाइब्रेशन क्या है, एक तरीके का ऑसिलेशन मोशन है। ऑसिलेशन मीन्स जैसे कि हम पेंडुलम में देखते हैं, पेंडुलम में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। ये पेंडुलम है, ये अगर जितनी भी एनर्जी देंगे उसी अकॉर्डिंग ये ऑसिलेट करेगा, यहाँ से यहाँ इधर जाएगा, फिर ये वापस आके यहाँ जाएगा, यानी कि इधर 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 ये ऑसिलेट करेगा। वाइब्रेशन में भी क्या होता है, अपनी ही जगह पे ये इस तरीके से ये इधर जाता है इधर जाता है, तो ये अपने एक मिड पॉइंट है, उससे ये थोड़ा आगे पीछे ये वाइब्रेट करता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। जितनी एनर्जी दी जाए उतनी ही इंटेंसिटी के साथ ये वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन एनर्जी क्या होती है, ऑसिलेशन मोशन ऑफ अ एटम और अ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल। और ग्रुप का यहाँ मतलब है कि हमारा कंपाउंड। एटम केवल सिंगल एटम की स्टडी कर रहे हो तो एटम, अगर ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड की स्टडी मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, यानी कि किसी कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, तो हम वहाँ कंपाउंड लेंगे। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज होता है। वाइब्रेशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज होता है। दिस इज क्वांटाइज्ड, ये भी क्वांटाइज्ड है, यानी जो भी हमारी क्वांटाइज्ड है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जो अनक्वांटाइज्ड है वहाँ हम स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक पे। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एनर्जी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की है। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में MOT पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था। नॉर्मल जो हमारा डायग्राम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहाँ तक जाके सेट हो रहे थे वो हमारी ग्राउंड स्टेट थी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर भी ले जाएं, मतलब ज़बरदस्ती एक्साइट कराएं, ऊपर लेके जाएं, तो वो क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट आ जा रही थी। मतलब हम वहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रहे थे, सिग्मा स्टार कुछ भी, जैसे कि ये सिग्मा था, सिग्मा स्टार था, फिर सिग्मा था, फिर सिग्मा स्टार था। अगर हम लिथियम 2+ के लिए बनाए तो क्या था, हाँ, कि लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 6, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि लिथियम कोई सिंपल बना देते हैं, हाइड्रोजन हीलियम ही बना दें, He2+।
हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और He2 है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3। तो हमारा ये क्या बन रहा है, ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम तैयार हो गया और ये ग्राउंड स्टेट सिस्टम है हीलियम के लिए। लेकिन जैसे ही इसे एक्साइट कराएं यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेके जाएं, यहाँ खाली करा के ये कर दें, तो ये क्या है नॉर्मल नहीं है। पहले हमारा ये नॉर्मल था, अब ये क्या है नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल से अलग हो गया। पहले वाली ग्राउंड स्टेट कंडीशन थी, अभी एक्साइटेड स्टेट कंडीशन है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक। तो ये भी क्वांटाइज्ड होगी क्योंकि यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ एक बॉक्स है, इस बॉक्स से इस बॉक्स के लिए कोई बीच में मिड में तो जगह है नहीं, कॉन्टिन्यूस तो कोई चीज़ है नहीं, तो इसके लिए क्वांटाइज्ड एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, तो इसे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसे भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में डील कर सकते हैं। होता क्या है, ये स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी में रहता है। अगर जब ये नीचे था तो ये पूरी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसे एक्साइट किया गया, ठीक है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लाया गया। ये भी क्या है हमारा, दिस इज क्वांटाइज्ड, यहाँ पर भी क्वांटाइज्ड है क्योंकि हमें एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता होगी, उतनी ही एनर्जी हमें यूज़ करनी है। इसे हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें सब तरह की एनर्जी है, अभी हमने देखा था मॉलिक्यूल में क्या है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, सब तरह की एनर्जी है। तो यानी कि मॉलिक्यूल में हमारी रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल की हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल सब देखने जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, मॉलिक्यूल है उसमें एनर्जी लेवल्स हैं। ग्राउंड स्टेट, ये सबसे नीचे वाला स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी है। फिर इस स्टेट के बाद ये आती है एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ऊपर हम बनाते जा सकते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये हमारी क्या होती है, ये जो हमारे बड़े बड़े एक्साइटेड स्टेट वाले हमने ये बनाए हैं, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं। फिर हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर कुछ वाइब्रेशन के लेवल्स होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है रोटेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर ही क्या होते हैं, वाइब्रेशन लेवल्स होते हैं, और भी यहाँ बीच में बन जाएंगे, हमने केवल 2 बना के दिखाए हैं। तो ग्राउंड स्टेट हो गया और ये एक्साइटेड स्टेट पहला, फिर दूसरा एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हैं ये वाले, ये क्या है, ये हमारे वाइब्रेशन लेवल्स हैं। और वाइब्रेशन लेवल्स के भी अंदर क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल्स होते हैं, ये छोटे छोटे। तो ये हर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अलग अलग वाइब्रेशन होंगे और हर वाइब्रेशन के अंदर रोटेशन होंगे। तो हमें दिख रहा है इस डायग्राम से कि इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशन की एनर्जी कम है और रोटेशनल की एनर्जी बहुत ही कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के को अगर हमें एक्साइट करना है, ये सबसे पहला लेवल क्या है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर भी ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली ये क्या है, ग्राउंड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक की मतलब एक्साइटेड स्टेट में तो आ गए, लेकिन उस एक्साइटेड स्टेट, इसलिए यहाँ पर एक डैश लगा हुआ है, यहाँ डैश नहीं है, एक सिंगल डैश, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वी डबल डैश यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वी नॉट मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, उसका वाइब्रेशन का ग्राउंड है। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ये वाइब्रेशन का मन लिखना था, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड, ओके। तो हमें ये एनर्जी लेवल ही पढ़ने हैं, इन लेवल्स के थ्रू ही ये एक ट्रांजिशन होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को जितनी एनर्जी देनी है वो ही पढ़नी है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमें जो पढ़नी होती है वो विजिबल या यूवी रे, क्योंकि हमारी विजिबल और यूवी रे की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए ऊपर तक जो गए थे, रेडियोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, मतलब IR, फार IR, नियर IR, फिर विजिबल और अल्ट्रा वायलेट पे आए थे। तो इसकी एनर्जी क्या है, इन सबसे ज़्यादा है। तो इसके थ्रू ही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो पाता है। वाइब्रेशन के लिए हमें इसके थोड़ी कम वाली एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि
IR से काम चल जाता है वाइब्रेशन के लिए, और रोटेशन के लिए हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो माइक्रोवेव से UV तक है, अल्ट्रावायलेट तक है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अल्ट्रावायलेट या विजिबल, वाइब्रेशन के लिए हमारे IR रेडिएशन, और रोटेशन के लिए हम माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम UV से स्टार्ट करेंगे, अल्ट्रावायलेट रे से स्टार्ट करेंगे, और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को पढ़ेंगे।